नमस्कार, ब्लैक एंड व्हाइट में आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट को केंद्र सरकार ने जघन्य आतंकी हमला माना है। इस आतंकी हमले पर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पेश करते हुए इसे देश विरोधी ताकतों की करतूत बताया और इसकी तेज जांच करने के निर्देश दिए ताकि इस आतंकी हमले के सभी दोषियों और उनके मददगारों को कड़ी से कड़ी सजा दी जा सके। इससे पहले दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सीसीएस की कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक हुई। इस बैठक में 2 मिनट का मौन रखा गया और धमाके में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि दी गई। आज प्रधानमंत्री मोदी भूटान से लौटते ही सबसे पहले दिल्ली के एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे और यहां दिल्ली धमाके के घायलों से उन्होंने मुलाकात की। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि जो भी इस साजिश के पीछे है उन्हें न्याय के कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आज हम आपको लाल किले पर हुए धमाके में शामिल आतंकी उमर मोहम्मद की लाल कार की कहानी भी बताएंगे जिसे फरीदाबाद पुलिस ने बरामद कर लिया है और ये भी बताएंगे कि इस धमाके से पहले यह आतंकी उमर दिल्ली की फैज इलाही मस्जिद में गया था और अगर गया था तो क्यों। आज आपको देश के उन गद्दारों की कहानी, उनके चेहरे पहचानने चाहिए जिनके लिए देश ने क्या क्या नहीं किया। ये सभी डॉक्टर्स जो हम बता रहे हैं ना, डॉक्टर मॉड्यूल आतंक का, ये सभी डॉक्टर्स सरकारी मेडिकल कॉलेज में पढ़कर डॉक्टर बने। इनका खर्च सरकार ने उठाया। इन्होंने देश के संसाधनों का इस्तेमाल किया, फिर उसी देश को दहलाने की साजिश रची। उसी देश में अपने ही साथी भारतवासियों की हत्या की। आज आपको जैश का पूरा टेरर मॉड्यूल चला रही शाहीन शाहिद की भूमिका के बारे में भी बताएंगे, जो 2 साल से विस्फोटक इकट्ठा कर रही थी। ये इतना विस्फोटक था जिससे पुलवामा जैसे 15 धमाके किए जा सकते थे। आपने सही सुना, ये शाहीन, डॉक्टर शाहीन इतना एक्सप्लोसिव इकट्ठा कर चुकी थी जिससे पुलवामा जैसे 15 धमाके किए जा सकते थे। बड़ी बात यह है कि यह महिला लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास से मात्र 2.5 किलोमीटर दूर रह रही थी। इसके बाद आपको बिहार का एग्जिट पोल दिखाएंगे जो एक्सेस माई इंडिया ने किया है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में फिर से नीतीश कुमार की सरकार रिपीट होती दिख रही है, यानी एनडीए को बहुमत मिल रहा है, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। लेकिन हम आपको बताएंगे इस एक्सेस माई इंडिया सर्वे के कुछ ऐसे टेक अवेज जो आप शायद अभी तक नोटिस नहीं कर पाए होंगे, ऐसी अनूठी बातें जो ये एक्सेस माई इंडिया का सर्वे इशारा कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक बैठक कर रहे हैं और इस बैठक में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल भी मौजूद है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज शाम को सीसीएस बैठक की अध्यक्षता की, जिसे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भी कहते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में सीसीएस की बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और इससे पहले सीसीएस की आखिरी बैठक ऑपरेशन सिंदूर के बाद 14 मई को हुई थी। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद रहे। सीसीएस की इस बैठक के बाद कैबिनेट की भी एक बैठक हुई जिसमें एक प्रस्ताव पारित हुआ। इस प्रस्ताव की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। सबसे पहली और बड़ी बात इसमें यह लिखी है कि मोदी कैबिनेट लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी हमला मानती है, क्योंकि बीते दिन तक आपने देखा होगा इसको आतंकी हमला बोलने से पहले जांच की बात की जा रही थी। कहा जा रहा था हर एंगल से इसकी जांच होगी। अब आज ये साफ कर दिया गया है कि ये जघन्य आतंकी हमला है। तो अब ये पूरी तरह स्पष्ट हो गया है कि एक आतंकवादी हमला है और आप अच्छी तरह जानते होंगे कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सरकार ने यह तय किया कि अब किसी भी आतंकी हमले को भारत के खिलाफ युद्ध की कार्रवाई यानी एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा और उसका जवाब भी उसी स्तर पर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर यही है कि सरकार ने लाल किले के पास हुए कार धमाके को आतंकवादी हमला यानी एक्ट ऑफ टेरर माना है। मोदी कैबिनेट ने अपने औपचारिक प्रस्ताव में कहा है कि इस आतंकवादी हमले को राष्ट्र विरोधी ताकतों ने अंजाम दिया है। दूसरा, सरकार ने इस आतंकवादी हमले की निंदा करते हुए यह दोहराया कि भारत आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर अडिग है, चाहे उसका रूप या स्रोत कोई भी हो। तो मोदी सरकार ने इस हमले को लेकर अपनी मंशा स्पष्ट कर दी है और अब तय है कि इस आतंकवादी हमले पर भारत की कड़ी प्रतिक्रिया दिख सकती है। तीसरा, इसी प्रस्ताव में सरकार ने उन देशों का आभार जताया है जिन्होंने इस हमले के बाद भारत को अपना समर्थन दिया था। चौथा,
सरकार ने निर्देश दिया है कि इस आतंकवादी हमले की जांच को पूरी गंभीरता और पेशेवर अंदाज में आगे बढ़ाया जाए ताकि हमले के साजिशकर्ताओं, हमले के सहयोगियों और हमले के प्रायोजकों को जल्द से जल्द कानून के दायरे में लाया जा सके। और आखिरी बात इसमें यह लिखी है कि भारत सरकार हर नागरिक की सुरक्षा और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित करने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूटान की यात्रा से लौटने के बाद एलएनजेपी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां उन्होंने हमले में घायल कई लोगों से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद उनका एक्स पर यह पोस्ट काफी मायने रखता है। आप यहां पढ़ सकते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ साफ लिखा इस पोस्ट में कि इस हमले के पीछे जो भी साजिश करता है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मैं आपको बता रही हूं जो प्रधानमंत्री ने आज लिखा है उसके मायने आखिर क्या है। जब वो साजिशकर्ताओं की बात करते हैं तो जाहिर तौर पर ये सिर्फ इस ऑपरेशन को अंजाम देने वाले जैसे डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल, ये जो जितने डॉक्टर आदिल, ये जितने डॉक्टर्स हैं ना, शाहीन, डॉक्टर शाहीन, इनकी बात नहीं हो रही है जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी रची, यानी जो मास्टरमाइंड था। दिल्ली में हुए बम विस्फोट में घायल हुए लोगों से मिलने एलएनजेपी अस्पताल गया। सभी के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। साजिश रचने वालों को न्याय के कटघरे में लाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर इतने कड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके मायने भी आपको समझने होंगे। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल उरी, पुलवामा, पहलगांव हमले के बाद भी कर चुके हैं। उरी हमले के बाद उन्होंने कहा था कि इस जघन्य अपराध के पीछे जो भी है उसे बख्शा नहीं जाएगा, और तब भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी। इसके बाद पुलवामा हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और एक मुंहतोड़ जवाब साजिशकर्ताओं और उसके मददगारों को दिया जाएगा। और इसके बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक्स हुई थी। और पहलगांव हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि आतंकवादी और उनके मददगारों को ढूंढकर सजा दी जाएगी, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और अब दिल्ली धमाके के बाद भी वो यही कह रहे हैं कि किसी भी साजिशकर्ता को बख्शा नहीं जाएगा। इस सब के बीच एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि 10 नवंबर को लाल किले के पास जो धमाका हुआ वो धमाका डॉक्टर उमर मोहम्मद ने गिरफ्तारी के डर से आनन फानन में किया था। यह आशंका हम पहले से ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने रख रहे थे। हमारे सूत्रों का कहना है कि आरोपियों की असली योजना ये थी कि वो अगले महीने 6 दिसंबर को दिल्ली में हमला करने वाले थे, और 6 दिसंबर की तारीख इसलिए चुनी गई थी क्योंकि इसी दिन साल 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ था। तो ये एक बहुत बड़ी जानकारी सामने आ रही है जिससे ये मामला अयोध्या के राम मंदिर से भी जुड़ता हुआ दिख रहा है, और अब कहानी पूरी पलटती हुई दिख रही है। अब जांच एजेंसियों को शक है कि जो डॉक्टर जैश ए मोहम्मद के इस टेरर मॉड्यूल में शामिल थे उन्हें अयोध्या के राम मंदिर के नाम पर भड़काया गया था, और ये सभी डॉक्टर्स 6 दिसंबर को देश में बड़े हमले की योजना बना रहे थे, और इसीलिए इतनी तादाद में ये तमाम एक्सप्लोसिव्स इकट्ठा किए जा रहे थे। अगर 2900 किलो का विस्फोटक बरामद किया गया है फरीदाबाद से, तो कोशिश यही थी ये सारे डॉक्टर्स का जो आप नेटवर्क देख रहे हैं ना, टेरर टीम डॉक्टर्स की, इनका प्लान यही था जिंदगी बचाने का नहीं, जिंदगी लेने का, और वो भी धमाकों के जरिए। सबसे बड़ी बात यह है कि इन डॉक्टर्स ने लाल किले के पास हमले के लिए जनवरी से ही रेकी करना शुरू कर दिया था। जनवरी का महीना, पहुंचते हैं नवंबर तक। जांच एजेंसियों को ऐसे सबूत मिले हैं जिनमें डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद को जनवरी महीने में लाल किले के आसपास रेकी करते हुए देखा गया था। ये वही डॉक्टर मुजम्मिल है जिसको 2900 किलो एक्सप्लोसिव्स के साथ अरेस्ट किया गया है। और इस दौरान यही दोनों डॉक्टर्स, डॉक्टर उमर मोहम्मद कौन है? वही जो कार में विस्फोटक लेके गया और फिर कार ब्लो अप होती है, इतने लोगों की मौत होती है, आत्मघाती हमलावर उसे माना जा रहा है।
अब देखिए, ये दोनों बार बार रेकी कर रहे थे। जनवरी के महीने से ही प्रमाण मिल रहा है कि ये लोग लाल किले की रेकी कर रहे थे और इस दौरान यही दोनों डॉक्टर्स पाकिस्तान के सबसे पसंदीदा देश तुर्की भी गए थे, जिससे इस साजिश के तार अब काफी फैलते हुए दिख रहे हैं। जांच एजेंसियों का भी यह कहना है कि पुलवामा के रहने वाले इन दोनों डॉक्टर्स के पास एक नहीं बल्कि 2 गाड़ियां थी, दो गाड़ियां। इनमें I-20 गाड़ी से धमाका हुआ था, जबकि लाल रंग की फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी दिख रहा है ये आपको, ये भी बड़े धमाके की योजना बनाई गई थी। दोनों गाड़ियों और 2 गाड़ियों से बड़े धमाकों का पूरा प्लान तैयार था और इस गाड़ी को भी डॉक्टर उमर मोहम्मद के नाम पर खरीदा गया था, दोनों गाड़ियां। और इस गाड़ी को भी डॉक्टर मोहम्मद, देखिए अब इस गाड़ी को भी पुलिस ने फरीदाबाद के एक गांव से जब्त कर लिया है, लेकिन दोनों ही गाड़ियां, ओनर कौन, मालिक किसके नाम पर, डॉक्टर उमर मोहम्मद, जो कि एक गाड़ी में धमाके के साथ चिथड़े उड़ गए जिसके। देखिए बॉम्ब डिस्फ्यूज़र स्क्वाड को यहाँ बुलाया गया है। एनआईए की टीम को सूचना दी गई है। एनआईए की टीम रास्ते में है, जैसा कि यहाँ जो अधिकारी बता रहे हैं। आशंका है पुलिस को ये आशंका है कि कहीं I-20 कार की तरह ही इस कार में भी कोई विस्फोटक ना हो। आप चलिए सर, चलिए आप चलिए आप प्लीज रिक्वेस्ट। सर क्या आपको क्या इन्फॉर्मेशन आई है सर, वो उतना बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या है सर, ये बता दीजिए। इन्फॉर्मेशन क्या है सर? आप नाकों से दूर रहें, मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है। जो होगा आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। अभी आप सबके लिए यही निर्देश हैं कि आप नाकों से दूर रहें। इस मामले में एक और बड़ा अपडेट ये आया है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद धमाके वाले दिन एक मस्जिद में भी रुका था। ये बहुत दिलचस्प है। ये मस्जिद दिल्ली के रामलीला मैदान के पास आसिफ अली रोड पर है और यहां से लाल किले की सुनहरी मस्जिद सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब सुनिए पूरी कहानी। जांच एजेंसियों का कहना है कि डॉक्टर उमर मोहम्मद पहले आसिफ अली रोड की इस मस्जिद में रुका था। बदरपुर बॉर्डर क्रॉस करके सुबह 8 बजे वो दिल्ली में आता है और पहले वो आसिफ अली रोड की इस मस्जिद में रुका था और बाद में यहां से वो दोपहर 3:19 पर लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद आता है, जिसकी पार्किंग में वो पहुंचता है। तो आसिफ अली रोड पर ये जो मस्जिद है वहां पर पहले गया है वो, उसके बाद सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में वो जाकर रुका। अब इससे इन दोनों मस्जिदों के बीच एक कनेक्शन बनता हुआ दिख रहा है कि आखिर ये पहले इस मस्जिद पर, फिर दूसरी मस्जिद के पार्किंग में गया, 3 घंटे रहा सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में, तो वहां पर क्या कर रहा था। और ये जो इतने बहुत दूरी नहीं है, देखिए कनेक्शन क्या दिख रहा है। बड़ा सवाल है कि धमाके से पहले डॉक्टर उमर मोहम्मद जो धमाके में उड़ा है कार ब्लास्ट के साथ, वो आसिफ अली रोड की फैज इलाही मस्जिद में किसी से मिलने गया था या वो वहां धमाके से पहले, कई लोग कह रहे हैं, नमाज पढ़ने गया था। ये बताया जा रहा है कि कुल 2:30 बजे 10 तारीख को, जिस दिन वो ब्लास्ट करता है, पहले वो इसी फैज़ इलाही मस्जिद में आता है। कुल 10 से 15 मिनट का समय वो यहाँ बिताता है और उसके बाद वो गाड़ी घुमा के सुनहरी बाग मस्जिद की जो पार्किंग लॉट है, जो T5 पार्किंग लॉट है, वहीं पे पहुंच जाता है। सर, आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे समझने के लिए कि अगर कोई आदमी यहाँ पे आता है, 10-15 मिनट का समय बिताता है, तो क्या नमाज अदा करने के लिए समय काफ़ी होता है? 10 मिनट ज़्यादा है, 10 मिनट। वैसे अगर कोई अदा करना चाहे नमाज तो कर सकता, 24 घंटे और 10 मिनट में काफ़ी है, बहुत है 10 मिनट। यहां एक और सवाल यह है कि क्या जैश ने पहले ही दिल्ली पर हमले का संदेश दे दिया था, और ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि मई 2025 में जैश की मदीना पत्रिका का कवर पेज प्रकाशित जो हुआ था, उसमें दिल्ली के सफदरजंग टूम्ब को दिखाया गया है। इस पत्रिका में एक लंबा लेख भी छिपा था और लंबा लेख जो छपा था, जिसका शीर्षक था पास्ट एंड प्रेजेंट, यानी भूतकाल और वर्तमान। इस लेख में गजवाए हिंद यानी भारत पर इस्लामी युद्ध और भारत के खिलाफ जिहाद की तैयारी करो जैसी बातें भी लिखी थी। और अब 10 नवंबर को जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल से जुड़े एक डॉक्टर ने लाल किले के पास धमाका कर दिया।
आज हमें देश के लिए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ रहे जनरल बिपिन रावत का वो बयान याद आ रहा है, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ युद्ध के 2 नहीं बल्कि 2.5 फ्रंट बताए थे। इनमें एक फ्रंट पर पाकिस्तान खड़ा है, दूसरे फ्रंट पर चीन खड़ा है, और ये हाफ फ्रंट इसी देश के उन लोगों का है जो अंदर ही अंदर भारत के खिलाफ युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। दिल्ली में भी जो धमाका हुआ उसके पीछे यही हाफ फ्रंट था, जिसमें कई डॉक्टर्स, इसी देश के नागरिक, इसी देश का सब कुछ खाते हुए इसी देश के खिलाफ साजिश रच रहे थे। और आज आप ये भी सोचिए कि अपने ही देश के खिलाफ साजिश रचने वालों का क्या मतलब था, और भारत ने इन लोगों का क्या बिगाड़ा था। जिस देश में ये लोग रह रहे थे, जिस देश में इन्हें सारे अधिकार मिले, जिस देश का इन लोगों ने नमक खाया, जिस देश ने इन्हें बराबरी के मौके दिए, जिस देश की व्यवस्था में ये लोग सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ लिख कर डॉक्टर बन पाए, उस देश के साथ आखिर इन लोगों ने गद्दारी क्यों की, और क्यों ये भारत के दुश्मन जैश के साथ मिल गए। ये सारे चेहरे डॉक्टर्स के देखिए। इस देश ने उनको तमाम अधिकार दिए, इस देश में पलकर, बढ़कर, पढ़कर डॉक्टर बने। आज हमने पूरी रिसर्च की ताकि हम आपको यह बता सकें कि इस देश ने इन लोगों के लिए क्या क्या किया, और बदले में इन लोगों ने हमारे देश को क्या किया। अब तक जिन 6 बड़े डॉक्टर्स को जांच एजेंसियों ने गिरफ्तार किया है ना, उन सभी ने पता है कहां पढ़ाई की? इसी देश के सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में पढ़ाई की। इनमें डॉक्टर आदिल अहमद अनंतनाग के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करता है, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करता है, डॉक्टर शाहीन शाहिद कानपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करती है, और डॉक्टर परवेज अंसारी उत्तर प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई करता है। और ये कोई मामूली बात नहीं है। इस देश में जो लोग सरकारी मेडिकल कॉलेजेस से पढ़ाई करते हैं, उनकी पढ़ाई का पता है 90% से ज्यादा खर्च सरकारों द्वारा उठाया जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक अगर किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में एक छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई करता है तो 5 साल में उसकी शिक्षा पर 1 से 1.5 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। लेकिन सरकार इन छात्रों से सिर्फ 3 से 7 लाख रुपए की फीस ही लेती है, और बाकी का पैसा सरकार अपनी तरफ से इन छात्रों को डॉक्टर बनाने पर खर्च करती है। इसका मतलब समझे? इसका मतलब यह हुआ कि डॉक्टर आदिल अहमद, डॉक्टर उमर मोहम्मद, डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर शाहीन शाहिद और डॉक्टर परवेज अंसारी की फीस का 90% से ज्यादा पैसा इस देश की सरकारों ने खर्च किया। वो टैक्स पेयर का पैसा था, वो हमारा आपका पैसा था जो सरकार ने उनके लिए खर्च किया। हमारे टैक्स पेयर्स के पैसे से ये डॉक्टर बने और फिर हम जैसे नागरिकों की जान ले ली। लेकिन डॉक्टर बनकर यही लोग इस देश के खिलाफ साजिश रचने लगे। इस देश के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान, उसके जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकी संगठन में भर्ती हो गए। और सोचिए ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ धर्म की वजह से हुआ। धर्म के नाम पर ये लोग जैश का हिस्सा बने और पूरे 2 सालों तक इन्होंने 2900 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट इकट्ठा करके रखा। ये विस्फोटक इतना है कि इससे पुलवामा जैसे 15 धमाके किए जा सकते हैं और इन धमाकों में हजारों बेकसूर लोगों को मारा जा सकता है। आज हमें दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि भारत की सरकारों ने तो इन लोगों पर करोड़ों रुपए खर्च किए, इन्हें डॉक्टर बनाया, लेकिन बदले में ये तमाम लोग इसी देश को बुरी तरह दहलाने की योजना बना रहे थे और ये सब कुछ धर्म के नाम पर किया जा रहा था। आपको यकीन नहीं होगा कि जिस शख्स ने इन डॉक्टर्स के दिमाग में जिहाद का जहर भरा, वो शख्स एक मस्जिद का इमाम है और इसका नाम है मौलवी इरफान अहमद। जम्मू कश्मीर पुलिस ने इस मौलवी को गिरफ्तार कर लिया है और इसके बारे में कई नए खुलासे हुए हैं जिनसे ये पता चलता है कि यही मौलवी जैश के फरीदाबाद मॉड्यूल का असली मास्टरमाइंड है। पुलिस के मुताबिक ये मौलवी नौगाम की एक मस्जिद का इमाम है होते हुए श्रीनगर के सरकारी मेडिकल कॉलेज में भी काम करता था। मौलवी था लेकिन सरकारी मेडिकल कॉलेज में काम करता था। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां पर ये दोनों तरफ दिख रहे हैं ना आपको, बीच में मौलवी, एक तरफ डॉक्टर मुजम्मिल, एक तरफ डॉक्टर उमर अहमद। ये वही मेडिकल कॉलेज है जहां से डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद ने एमबीबीएस की पढ़ाई की थी
और इसी दौरान ये दोनों डॉक्टर्स इस मौलवी के संपर्क में आए थे। शुरुआत में ये मौलवी इन दोनों डॉक्टर्स को नौगाम की मस्जिद में आने के लिए कहता था और इन्हें जैश ए मोहम्मद के ऐसे वीडियोस दिखाता था जिनमें जिहाद के लिए उकसाया जाता था। डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद जब श्रीनगर से फरीदाबाद आए और फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में बतौर प्रोफेसर काम करने लगे, तब इसके पीछे भी यही मौलवी इरफान अहमद था। आरोप है कि यह मौलवी जैश के कहने पर भारत में डॉक्टर्स का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल खड़ा कर रहा था और ज्यादा से ज्यादा डॉक्टर्स को जैश से जोड़ने की कोशिश हो रही थी। इसी बीच फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर मुजम्मिल गनई की मुलाकात लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद से हुई, जो पहले से इस यूनिवर्सिटी की सदस्य थे। दावा है कि डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने मौलवी इरफान अहमद को इस महिला डॉक्टर के बारे में बताया और यहीं से इस साजिश को रचा गया कि भारत के अलग अलग शहरों को बम धमाकों से दहलाया जाएगा और इसके लिए धीरे 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 विस्फोटक जमा करने शुरू हो गए। मौलवी इरफान अहमद, उसने लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद से बात की। पिछले 2 सालों से ये सारे डॉक्टर्स मिलकर धीरे धीरे 2900 किलोग्राम विस्फोटक तक इकट्ठा करने में कामयाब हो गए। शुरुआती जांच में शक है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद ने पैसों का इंतजाम किया और मौलवी इरफान अहमद ने धीरे धीरे विस्फोटक को फरीदाबाद में इकट्ठा करना शुरू किया। फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद को यह निर्देश था कि वो इस विस्फोटक को किसी भी तरह सुरक्षित रखेंगे और इस विस्फोटक को कार धमाके के लिए ही इस्तेमाल किया जाए। बड़ी बात यह है कि इस टेरर मॉड्यूल में सारे डॉक्टर्स एक दूसरे से जुड़े थे और ये सभी डॉक्टर्स नौगाम मस्जिद के इमाम अरफान अहमद के लिए काम कर रहे थे। ये बीच में जो चेहरा आपको दिख रहा है, मौलवी इरफान अहमद। अब ये सारे डॉक्टर्स पकड़े कैसे गए उसकी कहानी सुनिए। जब मौलवी इरफान अहमद को यह भरोसा हो गया कि फरीदाबाद में डॉक्टर मुजम्मिल गनई और डॉक्टर उमर मोहम्मद ने 2 कमरों में 2900 किलोग्राम विस्फोटक सुरक्षित रखा हुआ है, तब इस मौलवी ने भारतीय सेना और सुरक्षा बल को जैश के नाम से धमकी दी। इसने सहारनपुर से डॉक्टर आदिल अहमद राठर को छुट्टियों पर नौगाम बुला लिया। ये देखिए, ये हमने एआई जनरेटेड वीडियो आपके लिए तैयार किया है और 19 अक्टूबर को इस मौलवी ने डॉक्टर आदिल अहमद को जैश के कुछ पोस्टर्स दिए जिन पर यह लिखा था कि भारतीय जवानों को जल्द ही सबक सिखाया जाएगा और इन्हीं पोस्टर्स में श्रीनगर के लोग से यह अपील की गई थी कि वो सुरक्षा बल के जवानों को अपनी दुकानों पर ना बैठने दें। एक बार फिर से प्ले कर दीजिए क्योंकि शुरू में पता चलेगा, कहानी आगे बढ़ रही है। ये देखिए, ये डॉक्टर आदिल आता है और ये पोस्टर्स लगाने लगता है। पोस्टर्स पर लिखा है कि अपनी दुकानों पर आप पुलिस को और जवानों को, सुरक्षा बलों के जवानों को अपनी दुकानों पर बैठने ना दे। अब इन पोस्टर्स को लगाने के बाद डॉक्टर आदिल अहमद 1 नवंबर को वापस सहारनपुर लौट आया, लेकिन जम्मू कश्मीर की पुलिस ने इन पोस्टर्स को गंभीरता से ले लिया। पुलिस ने इन पोस्टर्स की जांच की तो उसे नौगाम के 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स के बारे में पता चला, OGW के बारे में, जो डॉक्टर आदिल अहमद के साथ मौजूद थे। इन 3 लोगों से पूछताछ में मौलवी इरफान अहमद का नाम सामने आया और यह पता चला कि इसी मौलवी ने ये पोस्टर्स लगाए हैं। जब इस मौलवी को गिरफ्तार किया गया तो उसने इस डॉक्टर आदिल अहमद के बारे में सारी बातें उगल दी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर डॉक्टर आदिल अहमद को गिरफ्तार कर लिया। अब जब डॉक्टर आदिल अहमद और मौलवी इरफान अहमद से और पूछताछ की गई, गहन पूछताछ, तो इन लोगों ने बताया कि वो भारत को दहलाने की साजिश रच रहे हैं। खुल गए वो, और इस साजिश के लिए उन्होंने फरीदाबाद में 2 डॉक्टर्स के पास विस्फोटक को छिपा कर रखा गया है। जब इस सूचना पर जम्मू कश्मीर की पुलिस फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची तो उसने डॉक्टर मुजम्मिल गनई को गिरफ्तार किया। यानी हरियाणा पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस मिलकर ऑपरेशंस को अंजाम देती है। मुजम्मिल गनई, डॉक्टर मुजम्मिल गनई को अल फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि डॉक्टर उमर मोहम्मद वहां से I-20 गाड़ी लेकर निकल गया और ये वही गाड़ी थी जिससे 10 नवंबर को दिल्ली में लाल किले के पास धमाका हुआ। डॉक्टर मुजम्मिल गनई विस्फोटक के बारे में और डॉक्टर उमर मोहम्मद के बारे में पुलिस को सब कुछ पता चुका था और पुलिस डॉक्टर उमर मोहम्मद तक पहुंचने वाली थी, लेकिन पकड़े जाने के डर से डॉक्टर उमर मोहम्मद ने ज्यादा इंतजार नहीं किया। ऐसे विस्फोटक में कार के साथ धमाका कर दिया जो पूरी तरह विकसित ही नहीं थी। वो समझ गया था कि अब मैं बचूंगा नहीं, तो उसने ठान लिया कि मार कर मरूंगा। इस हमले के बाद एक और खुलासा यह हुआ कि साजिश के पीछे लखनऊ की डॉक्टर शाहीन शाहिद और उसका भाई डॉक्टर परवेज अंसारी भी शामिल है। तस्वीर आपके सामने।
इस सूचना पर लखनऊ की पुलिस ने इस महिला डॉक्टर को भी गिरफ्तार कर लिया है और इसी ने अब पूछताछ में बताया कि वो नौगांव के मौलवी इरफान अहमद के इशारे पर काम कर रही थी और इसी मौलवी ने उसे भारत में जैश की महिला आतंकी ब्रिगेड का मुखिया बनाया था। सोचिए, ये महिला डॉक्टर एक जमाने में उत्तर प्रदेश की टॉपर थी, लेकिन आज ये टॉपर से टेररिस्ट बन चुकी है। हमें इस महिला डॉक्टर की एक तस्वीर मिली है जो कानपुर के सरकारी मेडिकल कॉलेज की है। बताया जा रहा है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का अपने पहले पति के साथ तलाक हो गया था और इसी के बाद से वो महिला डॉक्टर फरीदाबाद के अल फलाह यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगी। ये देखिए कॉलेज की तस्वीर, सरकारी कॉलेज, सब्सिडाइज्ड फीस, टॉपर भी थी, अब टेररिस्ट बन गई। और यही इस महिला डॉक्टर की मुलाकात डॉक्टर मुजम्मिल गनई से हुई और डॉक्टर मुजम्मिल गनई ने डॉक्टर शाहीन शाहिद को मौलवी इरफान अहमद से मिलवाया और इसके बाद ये सारे डॉक्टर साथ मिलकर साजिश रचने लगे और पुलिस धीरे धीरे करके इन सब तक पहुंच गई। आज डॉक्टर शाहीन शाहिद के पहले पति ने भी ये आरोप लगाया है कि उसका तलाक इसलिए हुआ था क्योंकि डॉक्टर शाहीन शाहिद भारत में रहने के लिए तैयार नहीं थी, वो यूरोप जाकर बसना चाहती थी, इसीलिए उसने अपने बच्चों को भी छोड़ दिया था। लेकिन सोचिए, बाद में इस महिला का ऐसा ब्रेन वॉश हुआ कि ये जैश की हैंडलर बन गई और अब मौलवी इरफान अहमद के साथ इस भूमिका को सबसे खतरनाक माना जा रहा है। सुनिए। तो देश के बाहर शिफ्ट होना चाहती थी? देश के बाहर वही यूरोपियन कंट्रीज में यूजुअली जाना आदमी पसंद करता है। ऑस्ट्रेलिया का उनका इरादा ज्यादा था क्योंकि ऑस्ट्रेलिया उनको अच्छी जगह लगती थी, पसंद थी उनको। मेरे से एक बार बात हुई, बहुत डिटेल में कोई बात नहीं हुई है। मुझसे ये कहा कि आप चलना पसंद करोगे, ज्यादा अच्छा वहाँ पे चांसेस बहुत अच्छे हैं, हम लोगों का अच्छा फ्यूचर रहेगा। मैंने बोला यार यहाँ पे कौन सा बुरा, सब बढ़िया, फर्स्ट क्लास। भारत में रहना चाहते थे वो? और क्या, दूसरी चीज के सारे रिलेशन यहाँ पे हमारे हैं। इस टेरर मॉड्यूल के 3 हॉटस्पॉट्स हैं। पहला हॉटस्पॉट है फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी, जहां डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर शाहीन शाहिद काम करते थे। दूसरा हॉटस्पॉट है पुलवामा, जहां डॉक्टर मुजम्मिल गनई, डॉक्टर उमर मोहम्मद और डॉक्टर सज्जाद अहमद माला का घर है और ये तीनों यहीं से एक दूसरे को जानते थे। और इस टेरर मॉड्यूल के मास्टरमाइंड मौलवी इरफान अहमद ने इन तीनों का ब्रेन वॉश किया था। तीसरा हॉटस्पॉट लखनऊ, जहां से डॉक्टर शाहीन शाहिद और उसका भाई डॉक्टर परवेज अंसारी, भाई भी डॉक्टर है, डॉक्टर परवेज अंसारी, इस साजिश को अंजाम दे गए। लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है, जहां से शाहीन शाहिद और डॉक्टर परवेज अंसारी का घर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आवास से जानते हैं सिर्फ 2.5 किलोमीटर की दूरी पर था। आप इस नक्शे पर भी इन आतंकी डॉक्टर्स के घर से मुख्यमंत्री आवास की दूरी देख सकते हैं, 2.5 किलोमीटर। पिछले 2 दशकों से लखनऊ में कई नई कॉलोनियां बसाई गई जिन्हें आतंकियों ने अपना सुरक्षित ठिकाना बना लिया है और पिछले 20 सालों में यहां किस किस आतंकी संगठन के लोग गिरफ्तार हुए हैं उसकी पूरी सूची आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर अब देख सकते हैं। क्या आपने कभी ये सोचा है कि इन संदिग्ध आतंकियों को लखनऊ में रहने के लिए जमीन और घर आसानी से कैसे मिला? तो इसे लेकर भी आज एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये पता चला है कि डॉक्टर शाहीन शाहिद का भाई डॉक्टर परवेज अंसारी आजमगढ़ का रहने वाला था, लेकिन जब वो लखनऊ आया तो लखनऊ शहर के सबसे बड़े मदरसे के एक मौलवी ने उसकी मदद की। इस मदरसे को लखनऊ में नदवा कहा जाता है, जहां दूसरे देशों से भी कई लोग पढ़ने के लिए आते रहते हैं। आरोप है कि इसी मदरसे का एक मौलवी डॉक्टर परवेज अंसारी के साथ लखनऊ जिले के मुतिकपुर आया और वहां एक व्यक्ति से यह कहा कि वो डॉक्टर परवेज अंसारी की गारंटी लेने को तैयार है और इस डॉक्टर को रहने के लिए यहां जमीन दिलाई जाए। और इसी के बाद मुतिकपुर में डॉक्टर परवेज अंसारी ने जमीन खरीदी और यहीं से वो फरीदाबाद, श्रीनगर, इनके टेरर मॉड्यूल से जुड़ा हुआ था और उसकी बहन भी उसके साथ साजिश रच रही थी। सुनिए। बिल्डर हमारे थे, वो नदवा में पड़े हुए थे, वही कहने लगे इश्ताक भाई ये हमारे एक दोस्त हैं डॉक्टर और उनको ये घर देना है, और उनके कहने पर हमने उनको रजिस्ट्री कर दिया था। पैसा वगैरह सब उन्हीं ने लिया था। क्या उन्होंने कभी किसी से जिक्र किया, आपने देखा कोई उनसे मिलने आता हो या कोई चीज, कभी कोई ऐसी चीज होती हो कभी किसी सामने? नहीं देखा, बस उनके वालिद आके यहाँ रहते थे और वो भी 6-7 महीने पहले चले गए। कुछ दिन थे, मुर्गी वगैरह पाले हुए थे और उसके बाद फिर लापता हो गए। कभी आप लोगों को नहीं लगा कि इस तरीके की एक्टिविटी? अभी भी डाउट है कि लगता ही नहीं कि वो इस तरह को होंगे। अब अल्लाह बेहतर समझे कि क्या है।
अब आपको ये बताते हैं कि इस टेरर मॉड्यूल का टेलीग्राम कनेक्शन क्या है, और हम चाहते हैं कि इस जानकारी को हमारे देश के सभी माता पिता जरूर सुने और ये देखें कि उनका बेटा या उनकी बेटी अगर टेलीग्राम ऐप का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो इस ऐप पर किस तरह के चैनल्स को फॉलो करते हैं। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस मामले में इन सभी डॉक्टर्स का ब्रेन वॉश करने के लिए टेलीग्राम ऐप का पुरजोर इस्तेमाल हुआ था। ये सभी डॉक्टर्स टेलीग्राम ऐप के 2 चैनल्स को फॉलो करते थे, जिसमें एक चैनल का नाम था फरजदे दारुल उलूम और दूसरे चैनल का नाम था उमर बिन खत्ताब। शुरुआत में इन टेलीग्राम चैनल्स पर कश्मीर की आजादी, कश्मीरी लोगों पर होने वाले झूठे अत्याचारों पर प्रचार होता था, लेकिन बाद में इन्हीं दोनों चैनल्स पर यह बताया जाने लगा कि इन सभी डॉक्टर्स के जीवन का असली मकसद जिहाद है। भारत इनका दुश्मन है और इन डॉक्टर्स को मतलब किस तरह से कट्टर सोच इनकी बढ़ाई गई, ऐसा व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम बनाने के लिए एक पूरी कोशिश इन चैनल्स के जरिए की गई, जिससे इन पर किसी को शक ना हो और जैश इनकी मदद से भारत को दहला सके। इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पर इन डॉक्टर्स को जैश के ये जिहादी वीडियो दिखाए जाते थे। इनका हर दिन, हर घंटे, हर मिनट जब भी ये वहां जाते ब्रेन वॉश किया जाता था। जांच एजेंसियों को शक है कि जब डॉक्टर उमर मोहम्मद ने धमाके से पहले 3 घंटे तक अपनी गाड़ी को लाल किले के पास सुनहरी मस्जिद में खड़ा रखा, तब वो इन्हीं टेलीग्राम चैनल्स पर निर्देश ले रहा था और इसी के बाद उसने धमाका किया। अब तक की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ है कि कार में धमाका करने वाले डॉक्टर उमर मोहम्मद और विस्फोटक को छिपा कर रखने वाला डॉक्टर मुजम्मिल गनई तुर्की भी गए थे। ये दोनों डॉक्टर, मुजम्मिल भी और डॉक्टर उमर मोहम्मद भी। मुजम्मिल तो पुलिस ने अरेस्ट किया है, लेकिन दूसरा ये डॉक्टर उमर मोहम्मद। और अब शक है कि तुर्की में ही इन दोनों आतंकियों से इनके आका मिले और इसके बाद ये पूरी साजिश रची गई। तुर्की वही देश है जिसके राष्ट्रपति एर्दोआन ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद कहा था कि वो हर हालत में पाकिस्तान के साथ खड़े, और तुर्की ने ही पाकिस्तान को भारत के खिलाफ झूठ बोलने के लिए एक मंच सजा रखा था, जिस पर खड़े होकर शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि पाकिस्तान 4 दिनों के लिए इस युद्ध में जीत गया। यहां तक कि भारत की सेना ने भी बताया था कि तुर्की के में ड्रोन्स और हथियार भी पाकिस्तान इस्तेमाल कर रहा था। जब भारत के लोगों ने तुर्की के बहिष्कार की मुहिम चलाई थी, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसी भारत के कुछ डॉक्टर्स तुर्की जा रहे हैं, तुर्की जाकर अपने आकाओं से मिल रहे हैं और भारत के खिलाफ इतनी बड़ी आतंकी साजिश रची जा रही है, वो भी तुर्की की धरती पर जाकर। कल हमने इसी शो में एक सवाल पूछा था कि क्या दिल्ली में हुए आतंकवादी हमले के पीछे पाकिस्तान का सेना प्रमुख जनरल आसिम मुनीर भी हो सकता है, क्योंकि ये हमला ऐसे वक्त में हुआ था जब पाकिस्तान की संसद में संविधान को बदलने की तैयारी हो रही थी और आसिम मुनीर को आजीवन पाकिस्तानी सेना की कमान सौंपी जा सकती है। शुरुआत में पाकिस्तान की संसद में इस विधेयक का विरोध हो रहा था, लेकिन जब दिल्ली में हमला हुआ तो पाकिस्तान की सरकार और नेता घबराने लगे और जनरल आसिम मुनीर ने इसका फायदा उठा लिया और अब यह संविधान संशोधन आज पाकिस्तान की संसद में पास भी हो गया। सोचिए, टाइमिंग देखिए, अब जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तानी सेना का आजीवन आर्मी चीफ बन गया है। ऐसा करने के लिए पाकिस्तान ने अपना संविधान तक बदल डाला है। पाकिस्तान में 27वें संविधान संशोधन को मंजूरी मिल गई है और संशोधन के साथ आसिम मुनीर को शक्ति दे दी गई है कि वो आजीवन सेना प्रमुख बना रह सकता है। और यही नहीं, आसिम मुनीर पर अब आजीवन कभी कोई कानूनी मामला चलाया ही नहीं जा सकता। आसिम मुनीर को सुप्रीम पावर देने वाला संशोधन 234 सदस्यों ने अपनी सहमति दे दी है, 4 ने इसके खिलाफ वोट किया था। माना जा रहा है कि इस बदलाव के साथ पाकिस्तान अब एक मिलिट्री रूल स्टेट, पूरी तरह से सेना के कब्जे में रहने वाला स्टेट बन चुका है। पहले भी था, लेकिन अब औपचारिक रूप से बन गया। सोचिए, आसिम मुनीर ने एक तरह से बिना सेना की मदद से तख्ता पलट कर दिया, खुद को सेना में हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। कभी कोई कानूनी मामला नहीं चलेगा, जब तक जिंदा रहेगा वही आका बना रहेगा। अब पाकिस्तान में कोई भी सरकार आएगी तो उसका रिमोट आसिम मुनीर के ही हाथ में रहेगा। आपको ये दिखाते हैं कि पाकिस्तान साजिश के लिए किस हद तक जा सकता है। लाल किले के पास हुए धमाके के अगले दिन पाकिस्तान के इस्लामाबाद में भी एक आत्मघाती हमला हुआ। यह धमाका इस्लामाबाद की जिला अदालत के बाहर एक गाड़ी में हुआ और इसमें एक पुलिस वैन का इस्तेमाल किया गया था। सोचिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान इतना घबरा गया, क्या उसने इस्लामाबाद ब्लास्ट पर एक्शन लेने के बजाय झूठ बोलना शुरू कर दिया।
उसे डर क्या था? उसे डर था कि भारत ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 शुरू कर सकता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल से हुई बातचीत में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के चेहरे पर ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 का खौफ साफ नजर आया। ख्वाजा आसिफ को डर था कि धमाके में पाकिस्तान का नाम जरूर आएगा, इसीलिए उन्होंने पुरानी तरकीबें लगाई। सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले एक्स हैंडल्स की तरह उन्होंने भी दिल्ली ब्लास्ट को सिलेंडर ब्लास्ट बता दिया। टीवी चैनल पर बैठकर वो खुलेआम झूठ बोलने लगे और कहा कि दिल्ली ब्लास्ट स्थानीय आतंकियों का काम है। पाकिस्तान पर अगर आरोप लगा तो वो साजिश ही होगी। झूठ बोलने के मोर्चे पर ख्वाजा आसिफ ही नहीं लगे रहे, बल्कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, बूट पॉलिश पीएम शुरू हो गए। इस्लामाबाद में आत्मघाती हमले के पीछे भारत का हाथ बता दिया। उनका कहना है कि इस्लामाबाद धमाके में फितना अल ख्वारिज और फितना अल हिंदुस्तान नाम के संगठन है और ये संगठन भारत की मदद से अफगानिस्तान से ऑपरेट हो रहे हैं। जिस पाकिस्तान में आतंकवादियों को सेकेंड लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, वहां के प्रधानमंत्री झूठे आरोप लगाकर सवालों से बचना चाहते हैं। पाकिस्तान एक ऐसा माहौल तैयार कर रहा है जिसमें वो दुनिया को बता सके कि आतंकवादी देश वो नहीं बल्कि उनके पड़ोसी है। लेकिन आज अगर जैश ए मोहम्मद का पूरा मॉड्यूल दिल्ली में एक ब्लास्ट कराता है तो सबको पता है जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर कहां है और जैश ए मोहम्मद के ही आतंकियों के जो आला है उसके परिवार के लोगों की जब बुरी तरीके से मौत हुई, उसके बाद ये झुंझलाहट जिसकी वजह से आज जैश ए मोहम्मद जो पाकिस्तान में है वो अपने हैंडलर्स के जरिए भारत में क्या करा रहा है, इसका सच दुनिया देख रही है। सच ये है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री दोनों को पता नहीं है कि आत्मघाती हमले पर पाकिस्तानी जनता को बताना क्या है। शहबाज शरीफ भारत पर आरोप लगा रहे हैं, ख्वाजा आसिफ अफगानिस्तान पर। इस्लामाबाद धमाके की जिम्मेदारी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने ले ली है और ख्वाजा आसिफ को यह खबर पाकिस्तानी पत्रकारों से मिली थी। एक तो वो इन सारे नेताओं का, बूट पॉलिश नेताओं का आका आसिम मुनीर, दूसरा ये शहबाज शरीफ, वो भारत की तरफ इशारा कर रहे हैं। रक्षा मंत्री को देखिए, तहरीके तालिबान का नाम सुनने के बाद वो भी पत्रकार बताते हैं तो कह रहे हैं तो बिल्कुल सही है और ये तो जो आका बैठे अफगानिस्तान में वही टीटीपी चला रहे हैं। अब इनको आपस में ही नहीं पता है कि दोष किस पर देना है। धमाकों में टीटीपी का नाम सामने आने के बाद पाकिस्तान बौखला गया। उसने अफगानिस्तान के खिलाफ बड़ा युद्ध छेड़ने की धमकी दी है। ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तानी टीवी चैनल से कहा कि इस्लामाबाद में हुए कार बम धमाके का जवाब वो बड़े हमलों से देंगे। आतंकवाद पर पाकिस्तान का पाखंड बार बार सामने आता है। फिर सामने आया आतंकी सरगना हाफिज सईद का संगठन लश्कर तैयबा भारत में मासूमों का कत्ल करता है। उसका पॉलिटिकल विंग पाकिस्तान में समाज सेवा के वीडियोस बना रहा है। इस्लामाबाद कार बम धमाके के बाद लश्कर का राजनीतिक धड़ा है। अब आजकल पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग उसे राहत बचाव का ड्रामा किया। लश्कर के इस मुखौटा संगठन ने राहत बचाव कर्मियों के कपड़े पहनकर लोगों को खाना पीना भी बांटा है। सबसे अनोखी बात तो यह है कि लश्कर जैसा आतंकी संगठन जिसके हाथ हजारों मासूमों की खून से सने हुए हैं, उससे जुड़े ये लोग आतंकवाद की निंदा कर रहे थे। ये पाकिस्तान में ही हो सकता है। जिस तरह की डायलॉग बाजी इन लोगों ने की थी, यकीन मानिए हमें भेड़ की खाल में भेड़िया वाली कहानी याद आ गई। वो तस्वीरें जो आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ को चैन से सोने नहीं देती। जिस वक्त मोदी सरकार ने दिल्ली धमाके को आतंकवादी हमला माना है, तब भारत और पाकिस्तान की सीमा से लगे रेगिस्तानी इलाके में भारत की सेनाओं ने ऑपरेशन त्रिशूल के तहत मरु ज्वाला युद्धाभ्यास में अपनी ताकत दिखाई है। जैसलमेर में हुए इस अभ्यास में भारतीय जवानों ने आतंकवादियों के ठिकानों और दुश्मन की अग्रिम चौकियों पर हमले का अभ्यास किया। देखिए, दिल्ली ब्लास्ट के बाद जिस वक्त देश हाई अलर्ट पर है, उस वक्त पाकिस्तान सीमा पठार के रेगिस्तान में ऑपरेशन त्रिशूल के तहत मरु ज्वाला युद्धाभ्यास किया गया। तपते रेगिस्तान में भारतीय सेना ने T-90 टैंक और दूसरे हथियारों के साथ अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। ये ऑपरेशन त्रिशूल का अंतिम चरण था, जिसमें थल सेना, नौसेना और वायुसेना को वास्तविक युद्ध क्षेत्र परिस्थितियों में संयुक्त युद्ध अभियानों का परीक्षण करने के लिए एक साथ लाया गया। अपाचे, रुद्र,
Mi-17 हेलीकॉप्टर्स, घूमते हुए हथियार, निगरानी ड्रोन और रेत पर चलते रोबोटिक मोबिलिटी सिस्टम के साथ तीनों सेनाओं ने तालमेल बिठाते हुए अभ्यास किया। पैराट्रूपर्स को वायुसेना के C-295 सुपर हरक्यूलिस और AN-32 विमानों द्वारा युद्ध क्षेत्र में उतारा गया। इस युद्धाभ्यास में सेनाओं ने हर परिस्थिति और खतरे का सामना करने और तालमेल और सटीकता के साथ दुश्मन को मुंहतोड़ जवाब देने की क्षमताओं का प्रदर्शन किया। आपको बिहार चुनाव का एग्जिट पोल दिखाते हैं जो एक्सिस माई इंडिया ने किया है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में एक बार फिर नीतीश कुमार सरकार बनाने में कामयाब हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है। एक एग्जिट पोल में इस एग्जिट पोल में एक्सिस माई इंडिया के एनडीए को सबसे ज्यादा 43% वोट मिल सकता है, सबसे ऊपर। और फिर देखिए महागठबंधन को 41% वोट प्रतिशत मिलने का, जनसुराज को 4%, असदुद्दीन जनसुराज यानी प्रशांत किशोर की पार्टी, AIMIM यानी ओवैसी की पार्टी को 1% और अन्य को 11%। अगर पार्टियों की बात करें तो बीजेपी और जेडीयू को लगभग 18% वोट मिल सकते हैं, जबकि आरजेडी को सबसे ज्यादा 24% और कांग्रेस को 10% वोट मिलने का अनुमान है। प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज को 4%, ओवैसी की पार्टी को 1%। इस एग्जिट पोल के मुताबिक एनडीए को 121 से 141 तक सीटें मिलने की संभावना है और एनडीए पूर्ण बहुमत के लिए जरूरी 122 सीटों पर पहुंच सकता है, जबकि महागठबंधन 98 से 118 सीटें मिल सकती हैं। यानी जेडीयू और बीजेपी सरकार बचाने में कामयाब हो सकते हैं। इससे बीजेपी को 50 से 56, जेडीयू 56 से 62, जबकि महागठबंधन में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी 67 से लेकर 76 सीटें मिल सकती हैं। यहां आपको यह भी जानना होगा कि सबसे ज्यादा आरजेडी 143 सीटों पर लड़ी है, सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर के बाद, क्योंकि प्रशांत किशोर ने सारी सीटों पर लड़ाई की है। और कांग्रेस को 17 से 21 सीटें मिल सकती हैं, वो 60 सीटों पर लड़ रहे हैं। यानी आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। इस एग्जिट पोल की 5 और बड़ी बातें हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं। जैसे सबसे बड़ी बात यह है कि इस चुनाव में मुस्लिम वोट नहीं बटा और लगभग ये देखिए मुस्लिम वोट जो है लगभग 80% मुस्लिम वोट एक मुश्त महागठबंधन के पक्ष में जा सकता है। सीमांचल में ओवैसी फैक्टर काम नहीं किया, AIMIM का सफाया दिख रहा है। बस एक सीट अमौर की सीट हो सकती है जहां से अख्तरुल इमान उनके पिछली बार के विधायक जीत सकते हैं, वो भी अभी श्योरिटी नहीं है। इस एग्जिट पोल के मुताबिक मुसलमानों ने वोट नहीं बंटने दिया, महागठबंधन का पूरा साथ दिया, एक मुश्त वोट एक तरफ दिया। इसके साथ ही 90% यादव वोट महागठबंधन को मिले। इस तरह मुस्लिम और यादवों को भारी संख्या में उनका वोट महागठबंधन की ताकत बन गया। लेकिन दूसरी तरफ अगड़े, पिछड़े, अति पिछड़े दलितों के सबसे ज्यादा वोट एनडीए को मिले। ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार और अन्य सवर्णों के 60% से ज्यादा वोट एनडीए को मिले। इसी एग्जिट पोल का अनुमान है कि कुर्मी, कोयरी, कुशवाहा, तेली, पासवान समाज के 60 से 70% तक वोट एनडीए को मिले, जबकि दलित और दूसरी पिछड़ी जातियों के 52 से 60% तक वोट एनडीए को मिले। इसके मुकाबले महागठबंधन जैसा आप देख रहे हैं, उनको मुस्लिमों के 79% और यादवों के 90% वोट। अगर प्रोफेशन के मुताबिक देखें तो महागठबंधन को बेरोजगार, युवा, श्रमिक, किसानों के एनडीए के मुकाबले ज्यादा वोट मिल सकते हैं, जबकि एनडीए को स्वरोजगार, प्राइवेट नौकरी, सरकारी कर्मचारी, घरेलू महिलाओं के सबसे ज्यादा वोट मिले। इस एग्जिट पोल के मुताबिक बिहार में महिलाओं का सबसे ज्यादा समर्थन नीतीश कुमार को मिला। यह भी अनुमान है कि जेडीयू इस चुनाव में बीजेपी से बेहतर करती दिख रही है, जिसे पिछले चुनाव की तुलना में सत्ता शिफ्टिंग कहा जा सकता है। एक और बड़ी बात यह है कि तेजस्वी बिहार में सबसे लोकप्रिय नेता बनकर उभरे। नीतीश कुमार से ज्यादा लोगों का समर्थन बतौर मुख्यमंत्री उनको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। किसी का थोड़ा खून बढ़ जाए तो यह भी एक तरह का रक्तदान ही है। नमस्कार।